देखो आज का टॉपिक जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, इतनी बड़ी सभ्यता जो 22 लाख किलोमीटर तक फैली थी, अचानक से ऐसी क्या क्या परिस्थितियां बन गई कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो पतन को समझने से पहले पहले ये समझो पतन होता क्या है। ये शब्द जो लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो आज की सारी क्लास किस पर केंद्रित है? पतन पे। तो बताओ पतन से क्या समझते हो तुम लोग? नष्ट होना। क्या किसी सभ्यता या संस्कृति का पतन हो सकता है? दिमाग लगाना। कैसे हो सकता है? हाँ, पतन देखो, जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें कि बड़े के पैर छूना हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग है, हिस्सा है। कोई बड़ा दिखता है हम उसके पैर छूते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है ना। क्या ये खत्म हो जाएगी रातों रात? हाँ, तो याद रखना पतन हमेशा प्रक्रियात्मक होता है। कैसा होता है? हाँ, यानी कोई घटना नहीं है पतन। पतन क्या है? एक प्रोसेस है जो धीरे 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 अपने अंतिम छोर तक चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब सोचो इस पतन का मतलब हम समझे क्या? जैसे पतन का मतलब देखो, जैसे पतन की बात करें तो ये बताओ मेरे बारे में। ठीक, ये तुम्हारे टीचर हैं, ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे जैसे अबे ऐसा बोलो यार, जैसे ठीक ठाक पढ़ाना। चलो चलो, ये हो गई एक। ये हो गई अच्छा पढ़ाना, ये एक विशेषता है। दूसरी बताओ। चलो ठीक है, ठीक ठाक पर्सनालिटी। और बताओ। चलो ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं मेरी। अब अगर देखो ये टीचर की डेथ हो जाए तो एक घटना की वजह से टीचर का क्या हो गया? निधन हो गया। लेकिन अगर मेरी मूल विशेषताएं धीरे धीरे कम होने लगे, ये मेरी मूल विशेषता है ना, आप लोग के अनुसार ये मेरी मूल विशेषता है या नहीं? ठीक ठाक पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, पर्सनालिटी ठीक है, ये सब चीज़ें विशेषताएं। अब धीरे धीरे हम अच्छा पढ़ाने के क्रम में जाएं आगे और मेरे पढ़ाने का स्तर क्या हो जाए? कम हो जाए, तो मेरी पहली मूल विशेषता का ह्रास हुआ। क्या ये अच्छा पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो रातों रात खत्म हो जाएगी कि धीरे धीरे खत्म होगी? मान लो हम तुम्हें पढ़ाने से पहले अपना खुद को नरिश करते हैं, निखारते हैं, और निखारने के बाद तुमको पढ़ाया। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हम घर पे भी इससे जुड़े रहेंगे। अगर मान लो साल भर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो पढ़ाने का प्रोसेस में मेरी कमी आएगी कि नहीं आएगी? यानी मेरी मूल विशेषता में ह्रास हुआ। हाँ या ना? पर्सनालिटी, तुम लोग से अच्छे से बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं और अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। ये चीज़ें मेरे अलग हो जाए, विपरीत हो जाए, तुम लोग को हर बात में गरियाने लगे या डिमोटिवेट करने लगे, या तुमसे कहें यूपीएससी तुम्हारे बस की बात नहीं, डेली डेली करने लगे, तो मेरी मूल विशेषता जो इस समय की विशेषता है उसमें क्या आ गया? अंतर आ गया। यानी मेरी मूल विशेषता का ह्रास हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से मेरी जितनी मूल विशेषताएं हैं उनमें धीरे धीरे क्रमिक रूप से कमी आने लगे, तो हम क्या कहेंगे कि अमित तिवारी सर की जो चरित्र है उसमें क्या हुआ? पतन हो गया। समझ में आए ये बात? पक्का? तो पतन का कभी कोई पूछे तो पतन का मतलब होता है जो उस व्यवस्था की मूल विशेषताएं हैं उसमें धीरे धीरे कमी आ जाना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बताओ इसके पतन को हम कैसे समझेंगे? यह है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पतन को हम कैसे समझाएंगे? तो इसकी मूल विशेषता क्या है पहले ये बताओ। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? पहला नगर नियोजन। ठीक है, ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। हाँ या ना? और इसके पतन को हम ऐसे समझेंगे कि ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है
मतलब पूरे भारत के उपमहाद्वीप का पहला प्रथम नगरीय सभ्यता है। इसके नगरीय विशेषताओं में धीरे धीरे जब कमी आएगी तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये समझ में आ गई बात। तो हमें देखो फिर से कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे जाकर अपनी विशेषताओं से दूर चली गई और किसी दूसरी विशेषताओं को इसने ग्रहण कर लिया। हाँ है ना। अब इस पतन को कई इतिहासकारों ने अलग अलग रूप में बांट दिया। जैसे अब पतन समझ गया, पतन क्या होता है समझ गया। तो पतन अगर कहे तो मूल विशेषताओं से उस सभ्यता का धीरे धीरे दूर चले जाना और किसी नई विशेषताओं को ग्रहण कर लेना। ठीक। तो इतिहासकारों ने जब पतन की बात की तो पतन के लिए दो भागों में इतिहासकार बट गए। ठीक। पहले इतिहासकार, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि पतन जो हुआ आकस्मिक हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो फल फूल रही थी अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी और रातों रात सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये इतिहासकार क्या कह रहे हैं, आकस्मिक पतन। इसके अलावा दूसरे इतिहासकार कह रहे हैं कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता जो इतनी व्यापक थी, ऐसी सभ्यता का पतन रातों रात नहीं हो सकता, बल्कि धीरे धीरे कुछ परिस्थितियों का निर्माण हुआ होगा और उन परिस्थितियों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक। इस आकस्मिक कारण में देखो कई इतिहासकारों ने कहा कि सिंधु घाटी के ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ और विदेशी आक्रमण ने हथियारों का यूज करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विनाश कर दिया। ऐसा विदेशी आक्रमण की जो व्याख्या दी है, सिद्धांत दिया है, वो है गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट और मार्टिमर व्हीलर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जाके देखना यूपीएससी या यूपीपीसीएस का PYQ, उसमें देखा तो पूछा गया है कि किस इतिहासकार के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है, और ऑप्शन में क्या था, मार्टिमर व्हीलर। तो तीन इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी विदेशी आक्रमण के कारण हो गया। इसी आकस्मिक कारण में एक महोदय हैं जो बोल रहे हैं कि नदियों के बाढ़ ने, नदी में बाढ़ आई और उस बाढ़ के पानी ने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को डुबो के नष्ट कर दिया। समझ में आई बात। इसको मानने वाले लोग हैं SR राव, जॉन मार्शल और मैके। ठीक। इसी तरह से एक इतिहासकार और हैं जो कह रहे हैं कि मलेरिया के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये कैसे कारण दिख रहे हैं, आकस्मिक, अचानक से कारण उत्पन्न हुआ और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। एक और है जो कह रहे हैं कि अचानक से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए और जिन परिवर्तनों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कौन सा परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक, मतलब पृथ्वी में कुछ ऐसे केमिकल लोचा हुए जिसकी वजह से अचानक से कोई एनर्जी बढ़ी, सेल्सियस जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और रातों रात सिंधु घाटी सभ्यता जैसी सभ्यता का पतन हो गया। इसी तरह से एक इतिहासकार और हैं जो कह रहे हैं कि भूतात्विक, मतलब भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। यानी ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर एक दिन में 1500 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। क्या ये संभव है? सोचो, ये सब जो फैक्ट है इनका हम अध्ययन करेंगे। अच्छा, विदेशी आक्रमण जब ये प्रस्तुत करेंगे तो कुछ सिद्धांत देंगे, कुछ आधार बताएंगे, उस आधारों के अध्ययन पर ये कहेंगे कि हाँ विदेशी आक्रमण हुआ होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते समय क्या दिमाग में रखना है कि सारी बातें कैसी हैं, अनुमान के आधार पर, काल्पनिक नहीं है, हुई है, घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम सिर्फ अनुमान लगा पाए हैं। तो विदेशी आक्रमण का जो सिद्धांत है वो जब ये तीनों इतिहासकार देंगे तो कुछ अपने पक्ष रखेंगे
उन पक्षों के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया और हम उसका खंडन करेंगे, क्योंकि कोई भी सभ्यता आकस्मिक कारणों से पूरी तरह से पतन में नहीं जा सकती। समझ गए? एक एक ले आएंगे। अच्छा हाँ, ये आकस्मिक कारण है और क्रमिक कारण। क्रमिक कारण मतलब धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो गया 100 साल पहले और 100 साल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाएगा। तो क्रमिक कारण में एक है जो कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ये थोड़ा ठीक लग रहा है ना, लेकिन अभी ये भी खराब हो जाएगा। क्यों? सोचो, जलवायु परिवर्तन, क्या उस समय के लोग इतनी ज़्यादा चीज़ों का दोहन कर रहे होंगे जितना हम कर रहे हैं? हम अपने संसाधनों का दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ पर मोटर बाइक्स थी? कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा? क्या यहाँ पर कारें हैं? क्या यहाँ पर एसी है? इनकी तुलना में आज के 21वीं सदी के मानव ज़्यादा शोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज़्यादा दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब आज तक हमारी सभ्यता का अंत नहीं हुआ तो जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी सभ्यता का अंत कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। दूसरा देखो, क्या अरे हुए हैं, लेकिन 600 साल में जलवायु परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। फिर देखो, इसी तरह से एक है जो बोल रहे हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो गया और जनसंख्या में वृद्धि हो गई। जनसंख्या वृद्धि क्या अचानक से होगी कि धीरे धीरे होगी? धीरे धीरे होगी ना, यानी क्रमिक परिवर्तन है कि नहीं है? तो क्रमिक पतन में ये दो कारण दिए, अभी बताएंगे कैसे। मूल विशेषता क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? नगर। अब सोचो, इसको लेके चलेंगे तो अभी बता रहे क्या है। ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है, यहाँ पर अभी कम संख्या में लोग रह रहे हैं, लेकिन समय बीतते बीतते यहाँ की संख्या बढ़ जाएगी। जगह सीमित है और लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या ये घर एक्स्ट्रा बनवा पाएंगे? खेती नहीं कर पाएंगे। जब संख्या बढ़ गई तो घर बन गया, तो खेती कहाँ कर पाएंगे? खेती करने के लिए कहाँ जाएंगे? ये शहरों की परिधि में आ जाएंगे, और शहरों की परिधि में क्या होते हैं? गांव। तो शहरी जनसंख्या कहाँ चली गई? तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता ने अपनी मूल विशेषता खो दी और कहाँ पहुँच गए? और ये पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता बन गई, जिसे हम इसके अगले चरण में पढ़ेंगे। क्या? वैदिक सभ्यता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्या बताया होगा, लेकिन साक्ष्य हमें इसके मिले क्या? आदि इतिहास के नहीं मिले। तो कुछ भी हो, अनुमान है। इसके साक्ष्य में मिल रहे हैं वैदिक साहित्य के। तो अब अगली क्लास से वैदिक साहित्य जो पढ़ेंगे वो वेदों के आधार पर पढ़ेंगे। इसके लिखित साक्षी जानकारी है हमें। ठीक है, यहाँ तक आ गए, समझ गए? अब एक एक ले चल रहे हैं कारण, और कारणों का खंडन करते चलेंगे। ठीक है, देखो तो पहला कारण क्या है? फॉरेन इन्वेजन। कौन दे रहा है ये सिद्धांत? 3 लोग, याद रखना नाम। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। जब इन्होंने विदेशी आक्रमण का सिद्धांत दिया तो इन्होंने अपने साक्ष्य में बताया कि पहला साक्ष्य इन्होंने दिया कि मोहनजोदड़ो में जब हमने उत्खनन किया तो हमें 38 नर कंकाल पाए गए। क्या पाया? 38 नर कंकाल। और इस 38 नर कंकालों की खोपड़ी में छेद थे, जो क्या बता रहे हैं कि अटैक हुआ होगा, तीर चले होंगे, भाले चले होंगे, जिससे इनकी खोपड़ियों में छेद हो गए। यानी कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण हुआ। समझ में आई बात? तो हाँ, नर कंकाल मतलब मेल। समझ में आई बात? यानी कुछ लोग आए बाहर से, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पे अटैक किया, और अटैक करने पर जो इनके योद्धा लोग थे उनको मारा। किससे?
तीर कमान और भाले, जिसकी वजह से इनकी खोपड़ी में छेद हो गए। पहला साक्ष्य सही लग रहा है। दूसरा साक्ष्य उन्होंने दिया कि जब हम वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, तो वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद को पढ़ने के बाद इसमें एक शब्द का यूज हुआ है जिसे हम क्या कर रहे हैं, हरयूपिया। और इस हरयूपिया शब्द को जोड़ने की कोशिश की गई हड़प्पा से। समझते रहना, क्या कहा कि ऋग्वेद का अध्ययन जब हमने किया तो ऋग्वेद में एक हरयूपिया शब्द का उल्लेख हुआ है। इस हरयूपिया को हम किससे जोड़ेंगे, हड़प्पा। एक और शब्द है, अच्छा वैदिक साहित्य के सबसे बड़े देवता कौन है, इंद्र। और इंद्र को ऋग्वेद में इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से संबोधित किया गया। इस पुरंदर का मतलब क्या है, दुर्गों को भेदने वाला। देखो कैसे रिलेट कर रहे हैं ये। इन दो साक्ष्यों के आधार पर मार्टिमर व्हीलर ने यह कहा कि हरयूपिया हड़प्पा पर आर्यों का अटैक हुआ और आर्यों के भगवान इंद्र, जिन्हें पुरंदर के नाम से जाना जा रहा है, उन्होंने हड़प्पा में स्थित दुर्गों को क्या कर दिया, भेद दिया। आक्रमण के साक्ष्य दिखे, यस और नो, नहीं आया समझ में, आया। इन दो आधारों पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता फॉरेन इन्वेजन की वजह से ध्वस्त हो गई। ठीक है, समझ में आया पहला साक्ष्य। अब इसका खंडन देखो, खंडन भी साथ करते चलेंगे। आंसर ऐसे लिखने हैं तुमको। खंडन करते समय जब कोई इतिहासकार इसका खंडन करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण से नहीं हुआ, तो खंडन करते समय कुछ साक्ष्य रखेगा, आया ना। अब देखो साक्ष्य क्या है। पहला साक्ष्य, इन्होंने ये बताया कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, कब हुआ, 1750, यानी 1750 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता के मूल विशेषताएं खत्म हो चुकी थी। अब भारत में वेद आर्य आए कब, 1500। ये लिखित साक्ष्य है। जब आर्यों के पहले कंकाल को खोजा गया, किसको, इस पहले कंकाल को जब कार्बन 14 डेटिंग से इसका एज निकाली गई, तो यह पाया गया कि आर्य पहली बार भारत में, जो पहला कंकाल पाया गया भारत में, वो कब का है, 1500 बीसी का। अब सोचो ये समय पहले आया कि ये समय पहले आया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पहले हो गया, आर्य भारत में बाद में आए, तो बाद में आकर कैसे आक्रमण कर लेंगे। खंडन हो गया कि नहीं हो गया, पहला खंडन। दूसरा ये बता रहे हैं, अभी 2-3 साल पहले एक रिसर्च हुई और रिसर्च में क्लियर हो गया कि जो आर्य हैं वो भारत के ही मूल निवासी थे। क्या कहा, अभी 2-3 साल पहले रिसर्च हो गई, रिसर्च में क्लियर हो गया कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। तो जब भारत के मूल निवासी थे तो विदेशी आक्रमण का मतलब ही खत्म हो गया कि नहीं हो गया, क्या नहीं हुआ है। और बताएं कैसे, जो 38 नर कंकाल पाए गए और जिनके क्या बोलते हैं खोपड़ियों में छेद थे, तो इस खोपड़ियों में छेद का मतलब सिर्फ क्या तुम अटैक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या सिर्फ जो छेद हुए सिर्फ अटैक की वजह से होंगे, गोली से ही छेद होगा, दिमाग लगाओ, या तीर चलाने से छेद होगा। हो सकता है वहां का विज्ञान इतना ज्यादा उन्नत हो कि उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट का काफी ज्ञान, यानी वहां पे हो सकता है न्यूरोसर्जन भी हो जिन्होंने खोपड़ी खोल के ऑपरेशन किया हो और व्यक्ति को सही किया हो। आधार देना है ना, अनुमान देने, तो अनुमान ये भी तो हो सकता है।
उस क्षेत्र का मतलब से अटैक नहीं है, उस क्षेत्र का मतलब हो सकता है कि उसके बीमारी हुई हो दिमाग में, डॉक्टर के पास गया हो और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके उसको सही कर दिया हो। आ गई बात समझ में? और सबसे बड़ी बात, अगर नर कंकाल कहाँ पाए गए, कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ मोहनजोदड़ो तक सीमित थी? नहीं थी ना। कितने स्थान थे? लगभग 1500 स्थान खोजे जा चुके हैं कि नहीं खोजे जा चुके? अगर विदेशी आक्रमण होता तो सिर्फ मोहनजोदड़ो पे होता कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पे होता? हर जगह होता। तो हर जगह होता तो नरकंकाल हर जगह पाए जाते। सिर्फ मोहनजोदड़ो के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ था। आ गई बात समझ में? छोटी मोटी झड़प हुई होगी अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा विदेशी आक्रमण नहीं हुआ होगा जिससे इतनी बड़ी सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाए। आ गई बात समझ में? पक्का याद रखोगे? दूसरा देखो, दूसरे व्यक्ति हैं जो क्या बोल रहे हैं, नदी के बाढ़ ने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। अब जब तुम गहराई से अध्ययन कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया? बाढ़ के साक्ष्य पाए गए। क्यों? कैसे? देखो, जैसे मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? मृतकों का टीला। मतलब ये टीला नुमा आकृति से बना हुआ था। अब समझना, पहली बार मोहनजोदड़ो बना, ठीक, नदी आई और नदी के पानी ने मोहनजोदड़ो को डुबो दिया और ये पूरी सभ्यता अचानक से खत्म हो गई, यानी मोहनजोदड़ो शहर पूरी तरह से डूब गया। अब यहाँ के आदमी फिर से, क्योंकि उनको पता है कि बाढ़ आ रही है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु। उन्हें पता है सिंधु नदी में बाढ़ आती है, तो अब जब वो अगली बार बसावट करेंगे तो इससे ऊंची करेंगे ना। अब उन्होंने अगली बार कर दिया, इसी के अवशेषों पर मोहनजोदड़ो को और ऊंचा कर दिया। फिर बाढ़ आई होगी, बाढ़ आई होगी। फिर दूसरी बार मोहनजोदड़ो को डुबा दिया होगा, है ना। अब जब तीसरी बार बसावट होगी तो इससे ऊंची होगी कि इससे नीचे होगी? इनके अवशेषों पर तीसरी बसावट हो गई, यानी मोहनजोदड़ो बार बार बिखर रहा है और बार बार बन रहा है। फिर बाढ़, ऐसे 7 बार मोहनजोदड़ो की बसावट हुई है, 7 परतें मिली हैं मोहनजोदड़ो में। यानी ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के निवासियों को बाढ़ का पहले से ज्ञान था कि सिंधु घाटी सभ्यता में हर 2, 3, 4 साल में बाढ़ आती है। तो जब इन्हें पता है तो अपनी सुरक्षा कर सकते कि नहीं कर सकते? पहली बात। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो में सिर्फ बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, बाकी स्थल हैं कितने? कितना? राखी गढ़ी ये भी है ना, गनेरी वाल ये भी है ना, जो पाकिस्तान में है। ऐसे कई सारे 1500 स्थल हैं। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ से डूबती तो बाढ़ के साक्ष्य हर जगह मिलते कि सिर्फ मोहनजोदड़ो मिलते? बात का खंडन हो गया कि नहीं हो गया? यानी ऐसी इतनी बड़ी सभ्यता सिर्फ बाढ़ से नहीं डूबेगी। क्या इतनी बड़ी सभ्यता विदेशी आक्रमण से डूब सकती है? नहीं। क्यों? खंडन क्या किया हमने? क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही नरकंकाल मिले, बाकी जगह से नरकंकाल नहीं मिले। दूसरा, क्या बाढ़ से पूरी सभ्यता डूब जाएगी? क्यों? क्योंकि बाढ़ के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से, और कहीं से साक्ष्य नहीं मिले। यानी ये जो बाढ़ वाला कॉन्सेप्ट है ये भी क्या हो गया? निरस्त हो गया, हाँ या ना। तीसरा, मलेरिया। जब तुम्हें हमने पढ़ाया था कि कहाँ से कहाँ साक्ष्य मिले हैं, तो मलेरिया के साक्ष्य मिलने वाला एकमात्र स्थल कौन सा है? कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं? नहीं लिखाया था? अरे कैसी बात कर रहे हो। मोहनजोदड़ो। बताओ, ऐसा कुछ हो सकता है? अभी रिसेंट में ले जाओ, क्या आया था हमारे भारत में या पूरे विश्व में? क्या कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी ने 21वीं सदी के मानव को अंत कर दिया? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके उपचार 2 साल के भीतर पा लिए गए थे।
तो मलेरिया के उपचार मलेरिया के जो साक्ष्य हैं वो सिर्फ कहाँ मिले? कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में। तो इस समय की जो मलेरिया उस समय की, वो पेंडेमिक नहीं है बल्कि क्या है? एपिडेमिक। तो सोचो, पेंडेमिक जैसी, कोरोना जैसी पेंडेमिक बीमारी जब सभ्यता को खत्म नहीं कर पाई, तो मलेरिया जैसी एपिडेमिक बीमारी खत्म कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि मलेरिया के साक्ष्य, अगर मलेरिया से किसी सभ्यता का अंत होता तो इसके साक्ष्य कहाँ मिलते? उन पूरे 1500 स्थल में मिलते जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित थी। समझ में आ गई बात? यानी ये भी कथन खत्म हो गया। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? भूतात्विक परिवर्तन। इन इतिहासकारों के अनुसार यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कुछ उथल पुथल हुई होगी कि अचानक से रातों रात पृथ्वी का तापमान पीक पर पहुंच गया और 1500 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब ऐसे 1500 डिग्री सेल्सियस में सोचो क्या सभ्यता निवास कर पाएगी? अगर ऐसा होता तो सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई होती। चलो इस बात को सच मान भी लें तो इसके खंडन कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बस। ये बात तर्कहीन है, बिल्कुल है तर्कहीन। कैसे करोगे ये बताओ? और अगर 1500 डिग्री सेल्सियस से सभ्यता खत्म होती तो कोई साक्ष्य बचते? पहली बात, पूरे एविडेंस खत्म हो चुके होते, हाँ या ना? यानी जो एविडेंस हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं वो इतने ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड में अस्तित्व में स्थापित नहीं हो पाते। हमें सिंधु घाटी सभ्यता की 1% जानकारी भी नहीं मिल पाती। दूसरा खंडन करो, दिमाग लगाओ, लगा ले जाओगे। अब सोचो, ये एक टाइम पीरियड है कितने साल पहले की? यानी लगभग 5000 साल पहले की घटना ये है कि 1500 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सोचो अगर 1500 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता पृथ्वी का तापमान तो ठंडा होने में सिर्फ 5000 साल लगते? कितने साल लगते? कई करोड़ क्या कई लाख साल लग जाते। ऐसे में इसके जस्ट 200 साल बाद, 250 साल बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आ पाती? वैदिक सभ्यता छोड़ो, हम आज का मानव जीवन भी कल्पना नहीं कर सकते। यदि ये हुआ होता तो खंडन हो गई बात कि नहीं हो गई? काट दो। आ गई बात समझ में? पक्का हम एक एक विचारधारा को ला रहे हैं और एक एक विचारधारा का खंडन भी साथ साथ करते जा रहे हैं। यानी जो आकस्मिक घटनाएं थीं उन सभी घटनाओं ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं किया। किसी एक कारण से तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ठीक, अब आ जाओ कौन से? क्रमिक परिवर्तन यानी क्रमिक पतन। इस क्रमिक पतन को समझने से पहले क्या देखना है? पहला क्या था? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? याद करो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्लास 2। कौन कौन से? एक है नेचुरल, यानी प्रकृति अपने हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करेगी। इसकी दर कैसी होती है? बहुत धीरे। यानी जैसे जैसे प्रकृति अपने आप को चेंज करेगी पृथ्वी भी अपने आप को चेंज करेगी। यानी यहाँ पर रहने वाले, अगर नेचुरल चेंज है तो पृथ्वी और प्रकृति दोनों एक ही दर से अपने आप को परिवर्तित करेंगी। तो इससे किसी को नुकसान है? नहीं है। दूसरा कौन सा कारण होता है? एंथ्रोपोजेनिक, यानी मानव के कुकर्मों से जलवायु में परिवर्तन हुआ। ऐसे में जब मानवीय गतिविधियां बहुत चरम पे होती हैं तब जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे में प्रकृति में जो परिवर्तन है वो बहुत तेज गति से होगा और पृथ्वी अपने आप को परिवर्तित बहुत ही धीरे गति से करेगी। ऐसे में खाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? चेंजमेंट बहुत तेजी से। और पृथ्वी, जैसे मान लो ये दोनों एक साथ खड़े हैं, कौन है? ये नेचर है और ये अर्थ है। अब सोचो परिवर्तन की दर और पृथ्वी के चेंज होने की दर लगभग बराबर है, तो ये यहाँ पहुंचा तो ये भी यहाँ पहुंच गया, ये पहुंचा, तो यहाँ पे रहने वाले लोग क्या ज़्यादा विचलित होंगे? नहीं होंगे ना। अब सोचो मानवीय क्रियाकलापों से ये परिवर्तन की दर और पृथ्वी की दर में अंतर आ गया। यानी परिवर्तन की दर बहुत तेजी से और पृथ्वी धीरे धीरे जा रही।
ऐसे में खाई जो बढ़ गई ना, इससे मानव के अस्तित्व के जीवन में क्या हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा जलवायु परिवर्तन घातक होगा, हाँ या ना, मान लिया। लेकिन अब सोचो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा है, सरल है। ये यातायात के लिए बैलगाड़ी का यूज कर रहे हैं। क्या बैलगाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेगी, नहीं करेगी। क्या यहाँ पे एसी है, नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, नहीं होगा। क्या यहाँ पे बाइक्स हैं, नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, नहीं होगा। क्या यहाँ पर कार है, नहीं है। यहाँ की जनसंख्या क्या आज की जनसंख्या से ज़्यादा है, तो CO2 का एमिशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यानी बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में ये लोग जी रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैन मेड चीज़ें है ही नहीं। तो जब मैन मेड चीज़ें नहीं है तो CO2 का एमिशन होगा ही नहीं, यानी एंथ्रोपोजेनिक चेंजमेंट तो नहीं होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो जलवायु परिवर्तन है वो मानवीय कारकों से प्रभावित नहीं है। और तुम्हें पता है कि अगर प्राकृतिक चीज़ों प्रभावित होगी तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जब दिक्कत नहीं होगी तो सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो जाएगा, खत्म हो गया, खंडन हो गया। अब इसको समझने के लिए तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए। और लोग कहते हैं हिस्ट्री बहुत सीधी सीधी चीज़ें हैं। हिस्ट्री में एनवायरनमेंट जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ये चीज़ कैसे पकड़ पाओगे। पृथ्वी की दर और प्रकृति की दर अगर बराबर है तो परिवर्तन कैसा होगा, नेचुरल। यदि परिवर्तन की दर और पृथ्वी की दर अलग अलग है तो चेंजमेंट कैसा होगा, घातक कौन सा है, ये सही है ना। इसको पृथ्वी झेल लेती है लेकिन इसको, इस परिवर्तन को पृथ्वी नहीं झेल पाएगी, तो घातक ये हुआ। लेकिन ये तो तभी होगा ना जब ये सब चीज़ें होंगी। तो जब ये सब चीज़ें हैं नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो प्राकृतिक हुआ होगा, और प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन कभी भी नुकसानदायक नहीं है। खंडन हो गया कि नहीं हो गया, आ गई बात समझने की नहीं आ गई, पक्का। दूसरा, क्रमिक परिवर्तन में देखो क्या कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा हो गया और साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि हो गई। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता की मूल विशेषताएं शहर से निकलकर कहां चली गई, ग्रामीण अंचल में चली गई। कैसे, ये कोई शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सा ले लें, हड़प्पा। हड़प्पा में नगरीय विशेषताएं हैं, जैसे पक्की ईंटों का यूज हुआ है, घर बने हैं, मकान बने हैं, डबल स्टोरी मकान है, नालियों की व्यवस्था है, नालियां ढकी हुई हैं, यानी पूरी तरह से ये शहरी नियोजन है। आ गई बात समझ में, शहरी नियोजन है तो लोग भी होंगे। ये आधा हिस्सा हो सकता है इन्होंने अपने निवास के लिए रखा और आधा हिस्सा खेती के लिए। अब ये कह रहे हैं कि इसमें इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस पैदा हो गया, यानी पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हुआ। असंतुलन कैसे पैदा होगा, जो खेती है वो खेती के स्थान को भी घेरा जाने लगा और बसावट की जाने लगी। यानी अब खेती के लिए जगह बची नहीं, बची ना। जब खेती के लिए जगह नहीं बचेगी तो यहाँ के मवेशी खाएंगे क्या, जानवर क्या खाएंगे। जानवर छोड़ो, इनके उपजाने के लिए कुछ खेती वेती के लिए पैसा है कि नहीं। अरे इधर देखो, रह लो, काटो उसको फोन। वो इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है यार। ये क्या है, जगह भर गई ना, जगह भर गई। अब अपने जीविकोपार्जन के लिए ये क्या करेंगे, यहां से माइग्रेट करेंगे और कहां जाएंगे, शहर की परिधि में। और शहर की परिधि क्या होगी, ग्रामीण अंचल, पेरीमीटर्स, यानी बिल्कुल छोर पे, किनारे। अपने शहर को छोड़ के कहां जाने लगे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो गई ना। ये क्षेत्र इस जनसंख्या को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो कहाँ जाएंगे ये लोग, गांव में जाने लगे।
तो जब गांव में जाएंगे तो ये शहरी विशेषताएं क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? शहरी विशेषताएं खत्म हो जाएंगी और शहरी विशेषताओं की जगह ग्रामीण विशेषताएं क्या हो जाएंगी? बढ़ने लगेंगी। हाँ या ना? ये तर्क थोड़ा ठीक लग रहा है। अचानक से यहाँ पे कुछ हुआ होगा, असंतुलन पैदा हुआ होगा, जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी और अपने जीवन को सही से चलाने के लिए यहाँ पे उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल पा रही है। कहाँ जा रहे हैं? गांव। और गांव में जीवन शुरू कर देंगे। तो तुम देखना अगली सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण। समझ में आई बात? ये थोड़ा सा सभी तुलना, जब तुलना करेंगे सभी कारणों की, तो ये कारण थोड़ा सा सही बैठेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और रिसेंट की घटना, रोमिला थापर के नाम सुना है? ये बहुत बड़ी इतिहासकार थी, अब शायद इनकी डेथ हो गई है। इन्होंने अभी नया अध्ययन दिया और कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी पराकाष्ठा को पार कर चुकी थी। किसको? या इन्होंने वैज्ञानिक ढंग को प्रयोग करना बंद कर दिया। कैसे? देखो, हाँ, पराकाष्ठा मतलब कल्मिनेशन, यानी इससे ऊपर का विकास अब संभव नहीं है, यानी ये अपने विकास के अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। अब सोचो क्या कह रहे हैं? ये कोई सभ्यता है, इस सभ्यता की बिल्कुल उन्नत दशा प्राप्त हो चुकी है, यानी अब इसमें हम कोई भी विकास काम नहीं कर पाएंगे। शहर बन चुके हैं, ईंटों का यूज हो चुका है, नालियां भी ढकी हुई हुई, सड़कें भी समकोण पर काट रही हैं, और मतलब इसमें सब परफेक्ट चीजें आ गई हैं। समझना, अब जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी सभ्यता अपने परफेक्शन को प्राप्त कर लेगी और आगे विकास नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? धीरे धीरे कम होने लगी। ये समझ आया? कोई भी व्यक्ति या कोई भी सभ्यता, कोई भी चीज ले लो, अगर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है तो वहां पर या तो टिके रहो, और टिक नहीं पाओगे तो कहां जाओगे? नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का रास्ता अब बंद हो चुका है। इस अध्ययन के अनुसार यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने वैज्ञानिक ढंगों का यूज अब करना बंद कर दिया। ईंटें जो चल रही हैं वही चलेंगी, नालियां जो इस पत्थर से ढकी हैं उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, जो स्विमिंग पूल बन चुके हैं वो बनते रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई नए इनोवेशन नहीं हुए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम दशकों में कोई भी नए आविष्कार नहीं हुए, कोई भी नई रचनात्मक कार्य नहीं हुए। ऐसे में जो सभ्यता अपने चरम पर थी, रचनात्मक कार्यों के रुकने के कारण वो सभ्यता धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर हो गई, और शहरी सभ्यता किसमें चेंज हो गई? ग्रामीण में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वैदिक सभ्यता। समझ में आ गया बात? पक्का? निष्कर्ष क्या लिखोगे? ये सब अध्ययन के बाद ये कहोगे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 600 वर्षों के बाद पतन हो गया, लेकिन उस पतन के पीछे किसी विशिष्ट कारण का हाथ नहीं है, बल्कि सभी कारणों ने मिलकर सभ्यता के पतन को प्रेरित किया, जिसमें ये सारे कारण भी शामिल हैं। समझ में आई बात? किसी भी एक कारण पे आप केंद्रित नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे? सभी कारणों की बराबर से योगदान है, सभी कारणों की बराबर से चर्चा करते हुए आखिरी में कंक्लूजन लिखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन उस पतन के पीछे कोई एक विशिष्ट कारण नहीं है, बल्कि सभी कारणों ने इस सभ्यता के पतन को प्रेरित कर दिया, और अपने आंसर को खत्म कर दोगे। ठीक है? समझ गए? पक्का? बाकी कल मिलते हैं। कल हम लोग क्लास करेंगे, ये खत्म हो गया अब, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब कल से वैदिक सभ्यता की शुरुआत की जाएगी।